नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र कुमार समर इंडिया न्यूज़ चैनल से। आज हम जो है यहाँ पर सहारनपुर ज़िले के अंदर पहुँचे हैं और सहारनपुर ज़िले में ज्योतिष आचार्य गौतित राजेश पाल जी हमारे बीच में हैं और उनसे सीधे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। कुछ जानना चाहेंगे समाज के बारे में, आज की युवा पीढ़ी के बारे में जानना चाहेंगे कि ये जो आप देख रहे हैं, क्योंकि काफ़ी लगाव इनका ज्योतिष विद्या से भी है और साथ में जो है ये बच्चों को मार्गदर्शन भी देते हैं। हम सीधे चलेंगे और उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि आज की जो युवा पीढ़ी है वो भटक रही है और वो क्यों भटक रही है, क्या कारण है, क्या उसके अंदर माता पिताओं का दोष है या शिक्षकों का दोष है या गुरुजनों का दोष है या उनके जो मित्र होते हैं, दोस्त होते हैं, उनकी वजह से संगत बिगड़ती है। इन्हीं सभी विषयों पर बातचीत करने का प्रयास करेंगे और जानना चाहेंगे कि आज की जो युवा पीढ़ी है, जो युवा पीढ़ी जिस तरीके से उसको बहुत मेहनत करनी चाहिए, लगन से अपने काम करना चाहिए, माता पिता के प्रति समर्पित रहना चाहिए, गुरुओं के प्रति समर्पित रहना चाहिए और अपने जो बुजुर्ग होते हैं उनके प्रति भी समर्पित रहना चाहिए, उनके आदर्श कार्यों को मानना चाहिए, उनकी जो सेवाएं हैं उनकी करनी चाहिए। लेकिन आज की युवा पीढ़ी के अंदर जो है ये चीज़ें नहीं दिखाई दे रही हैं। क्यों नहीं दिखाई दे रही हैं, क्या विषय हैं? हम बहुत सारी बातों को लेकर के हम आज जो आचार्य जी हैं गौतित राजेश पाल जी, उनके बीच में पहुंचे हैं और सीधे चलते हैं और उनसे बातचीत करते हैं। क्या दिशा है, किस तरीके का इस युवा पीढ़ी में बदलाव लाया जा सकता है, उसी विषय को लेकर के आज हम पहुंचे हैं और चलते हैं, बातचीत करते हैं। जनाब नमस्कार। नमस्कार। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। राजेश पाल जी, देखने में क्योंकि आप ये देखिए कि शिक्षा बहुत मिल रही है, अध्यापक भी काफ़ी पढ़ा रहे हैं, लेकिन जो संस्कार जो है बच्चों को उस तरीके के नहीं मिल रहे हैं जो आज से लगभग 50 साल पहले जो दर्शकों को मिला करते थे, जो बच्चों को मिला करते थे, गुरुजन जो दिया करते थे, देशभक्ति के बारे में दिया करते थे, माता पिता के प्रति समर्पित रहा करते थे। ऐसा आज की पीढ़ी में वो बदलाव काफ़ी आ गया है। आज की युवा पीढ़ी जो है वो माता पिताओं का, गुरुओं का ज़्यादातर कहना नहीं मानती है, सही ढंग से जो कहना नहीं मानती। क्या कहना चाहेंगे आप? सभी दर्शकों को मैं बता देना चाहता हूं कि जैसे कि आप संतान ने और भावी पीढ़ी के बारे में बात कर रहे हैं जी। तो भावी पीढ़ी आज भटक चुकी है। किस लिए कारण क्या है, क्यों भटक रही है? उसके कारण बेरोजगारी, उसके कारण कई कारण हो सकते हैं। संस्कार भी उसके कारण हैं। यदि हम जन्म पत्री के हिसाब से देखें जी तो उसमें जो पिता का कारक है सूर्य होता है जी और हम 9वें भाव से हम पिता को देखते हैं। तो प्रोडक्शन करा करके भी हम संतान को, भावी पीढ़ी को सुधार सकते हैं, किसी हद तक सुधार सकते हैं जी लेकिन आज क्या है, सबसे बड़ी बेरोजगारी या अपने दिमाग से चलना। जी शिक्षक वो शिक्षा नहीं दे रहे हैं। कुछ कानून भी इसके जिम्मेदार हो सकते हैं, कुछ अन्य बहुत सारे कारण हैं जिसका मैं बारी बारी आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो आज का जो भावी पीढ़ी है, मैं उसके लिए कह देना चाहता हूं कि वो कभी भी इस कसमकस से, इस जीवन की इस कसमकस से लड़ करके मजबूर न हो। बहुत कुछ आपको सीखना है, बहुत कुछ। आज क्या हो रहा है, जिनका सूर्य खराब है कुंडली के अंदर, वो कसम कस से घबरा करके अपने पिता को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। जी मैंने देखा है कोई भी बच्चा अपने पिता को कह देता है कि तुमने क्या किया है। जी हाँ, ये आजकल का एक छोटा सा शब्द है, लेकिन इस शब्द के अंदर बहुत सारी जो है राज छिपे होते हैं। बच्चे आजकल अपने माता पिता को, जो सारे जीवन भर संघर्ष करते हैं, जो सारा पूरी जीवन बच्चों के लिए गुजार देते हैं, तो ऐसे में बच्चे जो है वो माता पिता को ये कह देते हैं कि तुमने हमारे लिए क्या करा। क्या कह सकते हैं? मैं इस पीढ़ी के लिए ये कह देना चाहता हूं और पिछली पीढ़ी, अगली पीढ़ी, सबके लिए कह देना चाहता हूं कि पिता अपने आप भूखा रह सकता है लेकिन संतान को भूखा नहीं रख सकता है। जी इस कसम कस से घबरा करके कभी अपने पिता को जिम्मेदार ठहराते हैं और यहां तक भी मैंने कहते सुना है जी कि इस चीज के जिम्मेदार आप हैं, जी आपने हमें पैदा किया। जी बताओ, इसका जवाब पिता के पास क्या है? एक ही हो सकता है, मेरी
जानकारी में जी कि पिता भी बहुत से तो ये पूछ कहते हैं कि आपने हमें बिना पूछे क्यों पैदा किया है। जी जी तो जी उनके लिए मैं कह देना चाहता हूं जी कि वो उनके लिए सिर्फ एक ही जवाब है कि उसके पिता को उसके दादा ने भी बिना पूछे पैदा किया था, जी और उसके दादा ने भी उसके दादा को बिना पूछे पैदा किया जी था, और उसके दादा ने भी उसके दादा को बिना पूछे पैदा किया जी था। और हाथ जोड़ करके मैं ऐसी पीढ़ी से कहने देना चाहता हूं कि आप आगे जो संतान कीजिएगा, यदि क्या यह संभव है कि उनसे पूछ करके पैदा करें, जी आपको भी यही सुनने को अगली पीढ़ी से मिलेगा। जी तो इसलिए मैं भावी पीढ़ी को, क्योंकि बच्चों में बड़ों की अपेक्षा एक्सपीरियंस कम होता है। जी मैं दिमाग की बात नहीं कर रहा हूं, आजकल के बच्चों में दिमाग है, बहुत ज्यादा दिमाग है, जी सिर्फ शिक्षा की कमी है या सामाजिक संस्कार की कमी है। संस्कार की कमी है, सामाजिकता की कमी है। जी कोई बच्चा जब पिता पढ़ता है, आज गुरुजनों को जिम्मेदार, गुरुजनों ने किसी को कह दिया, आज के गुरुओं को हमें फुल फ्लैश बनाना पड़ेगा, उनके ऊपर कोई कानून नहीं थोपेंगे। और पूरी हिस्ट्री यदि हम आज गुरुओं की देखें, आज बहुत सारे ऐसे गुरु हैं कि वो गुरु बनने लायक नहीं। जी ड्रिंक करना, नशा करना, वो बच्चे से भावी पीढ़ी में आज सबसे बड़ा नशे का भी प्रचलन बहुत ज्यादा हो गया है। जी खासकर इंग्लिश मीडियम कॉलेजों की आप बात करें तो जो खाते पीते घर का बच्चा है वो उसको इधर नशे की चपेट में धकेला जा रहा है, वो भी एक बहुत बड़ा कारण हो सकता तो है। आप क्या मानते हैं इन तीन, जैसे क्योंकि जब छोटी उम्र होती है जिसको बाल अवस्था कहा जाता है, बाल अवस्था में गुरु होता है, माता पिता होते हैं और उनके मित्र होते हैं, इन तीनों में आप किसको दोषी मानते हैं? सबसे पहले कहाँ से बच्चा जो बिगड़ता है या बच्चा गलत संगत में जाता है, वो कहाँ से शुरुआत होती है? देखिए, मैं क्योंकि हमारे सत्यार्थ प्रकाश में भी एक है कि मातृमान पितृमानाचार्य पुरुषो वेद है। जी सबसे पहले बच्चे का जो गुरु है वो माता है, जी दूसरा गुरु है पिता, और तीसरा गुरु आचार्य होता है। तो सबसे पहले तो हमें माताओं और बहनों को ही शिक्षा देनी पड़ेगी। जी यदि वो शिक्षित होंगी, एक ऐसी शिक्षा नहीं जो सिर्फ पढ़ाई के ऊपर, संस्कारिक शिक्षा उनके पास होगी। पति पत्नी आपस में न लड़ते हों, ये शिक्षा देनी पड़ेगी, ये कि आपकी संतान कैसे होगी। और संतान के 16 जो संस्कार बताए हैं, यदि माता, कोई भी माता आज भी देख लीजिएगा, जो संस्कारवान बच्चे हैं, 16 संस्कार जिसके हुए हैं, वो बच्चा लाखों में एक ही होगा, हजारों में आज तो कोई कर ही नहीं रहा है। संस्कार सब भूल गए। खोड़त संस्कार, 16 संस्कार यदि नहीं करते हैं, हमारे शास्त्रों में, हमारे वेदों के अंदर 16 संस्कार हैं बच्चों के, जिस बच्चे के ये 16 के 16 संस्कार हो जाते हैं, वो बच्चा अलग ही चमकता है, चाहे लड़की है चाहे लड़का है। जी तो वहां से किसी चीज का गर्भ अवस्था से लेकर के बच्चे को जिस दिन गर्भ में आता है, शुरू के दिन से लेकर के और लास्ट दिन तक यदि हम उसका संस्कार के, हमारे शास्त्रों के अनुसार यदि हम उसका पालन पोषण आगे जा करके करेंगे, तो निश्चित रूप से ऐसी संतानें नहीं होंगी। जैसा आपने अभी कहा है कि संस्कार वाली बात है, सबसे पहले जो है घर में जो है वो माता होती है, लेकिन कई बार ऐसा भी आपने देखा होगा कि माताएं जो हैं वो शिक्षित नहीं होती हैं। दूसरा, क्योंकि जीवन सबका अलग अलग होता है, कुछ गर्म मिजाज की भी माताएं होती हैं, कुछ साधारण रूप की होती हैं, कुछ शिक्षित होती हैं, तो सबका जो नेचर होता है वो अलग अलग होता है। तो ऐसे में किस तरीके से अपने आप को कंट्रोल करके बच्चे को जो है वो सही नीति का रास्ता दिखाया जा सके? देखिए, जिसके माता पिता शिक्षित नहीं है तो आचार्य उसमें ज्यादा कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन ये अपवाद भी हो सकता है। ऐसे बच्चे भी हमने सुधरते देखे हैं जिस बच्चे के माता पिता है ही नहीं है, तो ऐसा नहीं है। तो आचार्य भी बहुत कुछ बना सकता है, लेकिन आचार्य के ऊपर भी आज बड़ी दुख की बात होती है कि कानून थोप दिए गए हैं जी। क्योंकि आज जो शुभ और अच्छा आचार्य है, वो आचार्य कभी भी बच्चे को कसाई की तरह नहीं मारेगा, पीटेगा। मारेगा तो बड़े, जैसे माता पिता मारता है उसी तरीके से मारता है। जी।
सिर्फ उसका भविष्य बनाने के लिए मार पिटाई करता है। वो शिक्षक ही नहीं हो सकते। आज मैंने भी देखा है कि कुछ बच्चों को हद से ज्यादा पिटाई कर दी जाती है। जी। तो वो हद से ज्यादा पिटाई भी बच्चों की नहीं होनी चाहिए। ऐसा ये भी एक अपवाद हो सकता है कि ऐसे आचार्य आज की तारीख में हैं। अच्छा, तो एक चीज और आती है युवा पीढ़ी के अंदर जो है, आपने देखी होगी कि बहुत सारे गरीब बच्चे होते हैं, बहुत सारे गरीब होते हैं, वो भी पढ़ लिख करके बहुत अच्छा रास्ता अपनाते हैं। कई माँ बाप बहुत अमीर भी होते हैं और अपने बच्चों के ऊपर सब कुछ संपत्ति भी खर्च करते हैं, उनको पढ़ाने के लिए काफ़ी प्रयास भी करते हैं। उनके बच्चे कई बार बिगड़ जाते हैं और कई बार बच्चे जो है अमीरों के भी बहुत अच्छे रास्ते पे निकल जाते हैं, पढ़ाई करके शिक्षित बन जाते हैं, ज्ञानवर्धक बन जाते हैं। तो ये चेंजिंग क्यों आती है और कहाँ से आती है? आज की यदि हम बात करें, आज के परिप्रेक्ष्य की बात करें, तो आज एक ऐसा वातावरण बन रहा है हमारे बच्चों के पास में जिसके माता पिता पर थोड़ा सा भी धन है, दौलत है, उसके पीछे एक नशे का ऐसा जाल बिछा हुआ है कि इस बच्चे को काबू में कर लें। उसके लिए सबसे पहले फ्री ऑफ कॉस्ट उसको नशे की लत लगवाने की कोशिश कर रहा है। एक बहुत बड़ा तबका हिंदुस्तान के अंदर है, एक ही जगह नहीं, हिंदुस्तान के अंदर है, बहुत बड़ा कारोबार हो रहा है, ये खुल्लम खुल्ला बहुत बड़ा। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं शासन प्रशासन भी ज्यादा कुछ नहीं करता है, क्योंकि एक बार पकड़ ले, यदि आप चाहते हैं कि पूर्ण ईमानदारी के साथ में नशे का कारोबार बंद हो जाए, तो जो रईस का बच्चा है, जो पैसे वाले का बच्चा है, कम से कम वो बच सकता है, उसका भाग्य बच सकता है। सबसे ज्यादा जो बिगड़ रहे हैं माता पिता, अनसठ पैसा, बेवजह का पैसा, यदि देख लिया कि मेरे पिता के पास बेवजह का पैसा है तो उसका बच्चा निश्चित रूप से बिगड़ेगा। क्योंकि आजकल शिक्षा का मंदिर विद्यालयों के अंदर, जो इंग्लिश मीडियम बहुत सारे विद्यालय हैं, मैंने दिल्ली के अंदर भी देखा है, बहुत अच्छे अच्छे जिनके नाम है विद्यालयों के, उसमें बहुत बड़ी बड़ी और बहुत महंगी महंगी सिगरेटें मैंने बिकती हुई देखी है, कॉलेज के अंदर बिकती हुई देखी है। तो यानी कि युवा पीढ़ी को बिगाड़ने में नशे का भी बहुत बड़ा रोल रहता है। तो क्या उसके अंदर जो है सरकार को दोषी मानते हैं या जो आम जनता होती है वो दोषी होती है सबसे ज्यादा? आम जनता, इसलिए मैं आम जनता को इसलिए दोषी कह सकता हूं कि जो नशे का कारोबार कर रहे हैं उसके खिलाफ कोई भी गवाही देने को तैयार नहीं होता है। तो उनका लालन पालन बहुत अच्छी तरीके से होता है। मेरे घर के सामने कोई नशे का कारोबार कर रहा है तो मेरा फर्ज हो जाना चाहिए कि मुझे सरकार का अपनी आवाज उठानी चाहिए, अपनी आवाज उठानी चाहिए और उसको भस्म कर देना चाहिए। सरकारें तो पूरा कार्य यदि हम सरकार के ऊपर छोड़ देंगे तो हमें बिगड़ना ही बिगड़ना है। यानी कि खुद को जागरूक होना चाहिए, पहले हम खुद जागरूक होएं तब हम सरकार पर जो है अपनी बात को पहुंचाएं। बिल्कुल पहुंचा सकते हैं, क्योंकि ऐसे लोग जो हैं सरकारों से भी मिले हुए होते हैं, उनका जो कार्यक्रम चलाते हैं, एक नशे का जो बहुत बड़ा कार्यक्रम, सट्टे का बहुत बड़ा कार्यक्रम चला रहे हैं, तो बिना राजनीतिक अप्रोच के नहीं चल सकता है, क्योंकि ऊपर तक जाता है, ऊपर से नीचे तक बढ़ता है। इसलिए मैं इस अवसर पर ज्यादा ये कुछ नहीं कहना चाह सकता, किसी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप नहीं लगा सकता हूं। कोई भी, हर एक इंसान, बच्चा इसके लिए दोषी है, अधिकतर गार्जियंस दोषी हैं, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर ये कारोबार बहुत बढ़ रहा है और गार्जियंस, अरे मेरा बेटा थोड़ा ही पी रहा है। आज सबसे बड़ा जो रुख आया, आज चाचा, ताऊ, दादा, ये एक रिश्ते होते थे। आज ताऊ की नहीं कोई मानता, बाबा की कोई नहीं मानता, ना बाबा कुछ बनाना चाहता है। यदि ताऊ ने कह दिया कि ये फला बच्चा सिगरेट पी रहा था, तो उसका चाचा आकर के, जिसका बच्चा है वही, उसकी माँ लड़ पड़ेगी उसके पास में आकर के। तो ये एक बहुत बड़ा इन रिश्तों का जो तालमेल था, ये रिश्ते वैसे ही नहीं बनते। ये रिश्ते किसी कारण से बने हुए थे कि ये मेरा ताऊ है, मेरा चाचा है, मेरा फूफा है, या ये मेरा मामा है। ये आज इन रिश्तों की कदर नहीं रही है।
हाँ, तो ये क्या कारण हो रहे हैं कि जो आज की युवा पीढ़ी जो है वो रिश्तों को भी भूलती जा रही है। सिर्फ उसके पास में दो ही चीज़ रह गई हैं, या तो पढ़ाई रह गई है या फिर मोबाइल जो आजकल चल रहा है। मोबाइल के प्रति आजकल आज की जो युवा पीढ़ी है वो मोबाइल पे ज़्यादा समय बिताती है। उससे जो है जो घरेलू जो कार्यक्रम होते हैं या घरेलू मित्रता होती है, घरेलू में जो आए हुए हैं या कोई जिम्मेदारी है, उसको पूरी तरीके से नहीं निभाते हैं। तो किस तरीके से उसमें बदलाव लाया जा सकता है? इस ये कार्य तो सिर्फ माता पिता और आज की शिक्षा में बदलाव आने के बाद किया जा सकता है। जी। यदि वेदों की शिक्षा हम अपनाएं और अपना करके चलें, वास्तव में एक अलग ही बच्चा, जो मैंने 16 संस्कार के, उससे 16 संस्कार, क्योंकि आप भी मानते होंगे कि आधे संस्कार पेट में ही ले लिए जाते हैं। लेकिन समाज अभिमन्यु ने पेट में ही चक्रव्यूह को तोड़ना सीख लिया लेकिन था। समाज में तो हर वर्ग रहता है। सभी लोग वेद नहीं जान पाते हैं। ऐसे में सबके साथ में जो समानता होती है वो अलग अलग होती है, विचारधाराएं अलग अलग होती हैं। तो किस तरीके से सबको समानांतर रूप में लाया जा सकता है? शिक्षा को तो बदलना पड़ेगा। शिक्षा को किस रूप में बदलना चाहिए? शिक्षा, वैदिक शिक्षा यदि दी जाएंगी तो कॉलेजों के अंदर बिल्कुल इनडायरेक्टली हम वेदों का अध्ययन करा रहे हैं, हम मानते हैं, लेकिन 6 अंगों का अध्ययन करा रहे हैं, लेकिन इनडायरेक्टली करा रहे हैं। डायरेक्ट व्याकरण हो, ज्योतिष हो, या ये जो सब्जेक्ट हैं जो हमारे भूत भविष्य और वर्तमान, या व्याकरण है, या शिक्षा है, इन 6 के 6 अंगों को हमें सीखना होगा और डायरेक्टली इनको पढ़ाना पड़ेगा। तब ये कहीं जाकर के किसी भी हद तक, जो हमारी पुरानी प्राचीन पद्धति है, जब तक बच्चा 20 साल तक ब्रह्मचारी रहे तो घर पे ना आए, या कोई भी ये जो आजकल अट्रैक्शन हुए हैं गुरुकुलों में रह करके या ऐसे विद्यालयों में रह करके जहाँ से वो कम से कम अपने माता पिता से मिल सके, तो एक अच्छा भारत की नींव, भावी पीढ़ी ऐसी होकर के आए कि चमके। जैसे आप आचार्य भी हैं और बच्चों को पढ़ाते भी हैं, आपने एक चीज़ और देखी होगी कि शादी विवाह होते हैं और ज्योतिष भी उस चीज़ में काफ़ी ध्यान दे करके जन्म पत्रियां देखते हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे रिश्ते टूट जाते हैं। और जबकि आज का बच्चा ये कहा जा रहा है कि बहुत शिक्षित है, ज्ञानवर्धक है, लेकिन वो जो तालमेल है मियाँ बीवी का जो नया नया होता है वो नहीं हो पाता है। तो ऐसे में क्या कह सकते हैं आप? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न किया आज के। जी। आज वास्तव में ज्योतिष के अनुसार मिलान नहीं किया जा रहा है, कुंडली देख करके शादी नहीं कराई जा रही है। तो इसमें एक ढोंग करके शादी कराई जा रही है। इसमें सबसे बड़ा दोषी जो ब्राह्मण है उसी को मानेंगे आप? क्योंकि ब्राह्मण को दोषी इसलिए नहीं माना जा सकता है क्योंकि कोई भी हमारा शास्त्र आज माता पिता, ये खास करके लड़की वाले, शादी कराने के चक्कर में या तो डेट ऑफ बर्थ, जन्म तिथि इत्यादि गलत दे देते हैं, और उम्र छुपाने के उससे गलत दे देते हैं, या उन्हें पता नहीं होता है। यहां तक भी मैंने कहते सुना है कि यदि रामू के नाम से नहीं कुंडली मिल रही है तो श्यामू के नाम से। बोलती राशि पर कभी भी कुंडली मिलान न करें। मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे शास्त्रों में बिल्कुल इस चीज की मनाही है। सभी जो विद्वान हैं उनसे मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, यदि ज्योतिष के अंदर शुद्धता चाहते हैं कि आपके ऊपर कोई कलंक न लगे, जैसे पत्रकार महोदय अभी कह रहे थे कि इसको दोषी, ब्राह्मण दोषी तो होगा ही, क्योंकि उसको सजा भी मिल जाती है यदि गलत सलत, क्योंकि ब्राह्मण के ऊपर आंख बंद करके विश्वास किया जा सकता है। इसलिए ब्राह्मण को पूरे शास्त्रों का अध्ययन करने के बाद में ये कुंडली मिलान इत्यादि से ये सारे पूजनीय क्यों होता है? क्योंकि बाकी सब अनपढ़ हैं, सिर्फ ब्राह्मण ने शिक्षा ले रखी है, उसको सब कुछ पता है। संस्कार तो कोई और भी कर सकता है, क्यों कराते हैं ब्राह्मण से, विद्वान से क्यों कराते हैं? क्योंकि उसने पूर्ण रूप से हमारे शास्त्रों के अनुकूल ले रखी है और दूसरों को कुछ पता नहीं है इस चीज के बारे में। तो कभी भी बोलते नाम से कुंडली मिलान न करें। और कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि
एक पंडित से कुंडली मिलवाई, एक से संस्कार का समय निकलवाया, एक से मुहूर्त निकलवाया। तो एक वहां पर जाकर के वो चारों चीजें जो हाँ, आपस में वो सही नहीं बैठेंगी, सही नहीं बैठती है, क्योंकि सबका अलग अलग जो है हाँ, वो बिल्कुल विवरण हुआ है। हाँ, कुंडली मिलान करने से लेकर के कुंडली देख करके कि ये बच्चे आपस में बहुत अच्छे रह सकते हैं कि नहीं रह सकते हैं, सामंजस्य हो सकता है कि नहीं, सामंजस्य देखने के लिए ही अष्टकूट मिलान किया जाता है। आज की युवा पीढ़ी को अब आप क्या संदेश देना चाहेंगे ताकि कुछ बदलाव आए? युवा पीढ़ी को क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले तो यही कहना चाहता हूं भावी पीढ़ी को कि इस कसमकस से बिल्कुल मत घबराएं। ये बेरोजगारी की कसमकस है, इससे घबरा करके अपने पिता या अन्य अपने बुजुर्गों को ठेस मत पहुंचाए। पिता या किसी भी अपने बुजुर्ग को यदि आप ठेस पहुंचाते हैं तो दुख आपको निश्चित रूप से भोगना पड़ेगा, क्योंकि सूर्य नौकरी का कारक है और सूर्य ही पिता का कारक है। यदि आप अपना सूर्य पिता को धमका करके डरा करके खराब कर लेंगे तो निश्चित रूप से पूरा आपको सरकारी नौकरी की तरफ नहीं लगेगी। आज एक चीज कह देना चाहता हूं, छठ पूजा होती है बिहार के अंदर, यदि और बिहार का बच्चा अपने पिता के प्रति समर्पित रहता है। आप जाकर के कहीं का भी सर्वे करा लीजिएगा कि बिहार का बच्चा सबसे ज्यादा अपने पिता का, इसीलिए वो ज्यादा शिक्षित और ज्यादा आज्ञाकारी और ज्यादा जो है पिता की आज्ञाकारी होते हैं और उनका जॉब भी नौकरी में भी ज्यादा सफल होते हैं, नौकरी में भी ज्यादा सफल होते हैं, धक्के नहीं खाते हैं। तो यही सफलता का कारण जो है माता पिता की सेवा है। बिल्कुल, और कसमकस से बिल्कुल न घबराए, क्योंकि रोजगार या कोई भी जिंदगी का कोई भी पल है, कोई भी समय है, आपको समय के अनुसार मिलेगा। ये अजय कोई भी नहीं चला रहा है, आपकी कुंडली के अंदर योग है, आप देख सकते हैं। आप ज्योतिष पढ़िएगा, यदि भूत भविष्य और वर्तमान हर एक को पढ़ना चाहिए कि हमारे वर्तमान में क्या होने वाला है, कब हमारा टाइम ऑफ इवेंट्स, घटनाएं कब घटनी है, हमारी नौकरी कब लगनी है, उससे पहले लगनी है। यदि आपकी कुंडली में योग है तो लगनी है। धन्यवाद। समय पर लगेगी, समय से पहले नहीं लगेगी। एक आप समय निकाल सकते हैं कि हमारी नौकरी कब लगनी है, ये कह करके कि हम आज बेरोजगार हैं, कल बेरोजगार नहीं रहेंगे। और यदि आप तमाम उम्र बेरोजगार रहना चाहते हैं तो अपने पिता या अपने बड़ों को, अपनी माता को, चंद्रमा का कारक माता है जो कि मन का कारक है, आप दौरों के शिकारी हो जाएंगे यदि माता को तड़पाएंगे, चक्कर आने की शिकायत हो जाएगी, चंद्रमा मन कमजोर हो जाएगा तुम्हारा किसी भी चीज को लेकर के। इसलिए कहता हूं कि इस कसमकस से बिल्कुल मत घबराए। नौकरी लगेगी तो लगेगी, नहीं लगेगी तो नहीं लगेगी, तो दूसरा जॉब कार्य कर सकते हैं। आप अपनी कुंडली का प्रोडक्शन कराइएगा, न कि माता पिता के ऊपर कोई भी दोस्ती न ठहराए। नमस्कार सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। सभी आज हम राजेश पाल जी के साथ में बैठे थे और आप लोगों ने जो चर्चाएं सुनी, उनका यही कहना है कि सबसे ज़्यादा जो है अपने माता पिता के प्रति जो है हम लोगों को समर्पित रहना चाहिए, और जो भी अगर हम उनके मार्गदर्शन पर चलते हैं तो हम अपने जीवन में सफल होते हैं। जय हिंद, नमस्कार, जय हिंद।